बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 173 किस्सा सुन चुके हैं और अब 174 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि अभी मुझे थोड़ा सा वक्त दरकार है। मैंने खुश्क लहजे में कहकर गुफ्तगू खत्म कर दी। उस रोज शाम को मैंने फोन करके लकी को मुलाकात के लिए रेस्टोरेंट में बुलाया। उसके घर जाने से मुझे खौफ आने लगा था। तुम सुबह ही सुबह कहाँ फरार हो गए थे? लकी ने आते ही मुझ पर बरस कर कहा, कम अज कम मेरे उठने का ही तो इंतजार कर लिया होता। अरे तुम क्यों मुझे मरवाने के दर पे हो रही हो? मैंने दांत पीस कर कहा, अगर डैडी को पता चल जाता कि मैंने तुम्हारे साथ रात गुजारी है तो जानती हो क्या होता? ओह हाँ, तुम्हारे डैडी, वो गड़बड़ा कर बोली। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? बस किस्मत थी कि बच गया। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, रात को उनकी तबीयत खराब थी इसलिए जल्दी सो गए। सुबह उनके उठने से पहले ही मैं घर पहुंच गया था। मम्मी ने दरवाजा खोला और मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वो मेरी रात भर की गैर हाजिरी से डैडी को बेखबर रखें। शुक्र है उसने एक तवील सांस ली, वरना मुझे तो डर था कि तुमसे मिलने किसी हॉस्पिटल ही ना जाना पड़े। अरे जाओ, बड़ी आई मेरी फिक्र करने वाली। मैंने चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा किया। अगर मेरी ऐसी फिक्र होती तो मुझे रात गुजारने को हरगिज़ ना कहती। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उस वक्त वाकई तुम्हारा ख्याल नहीं था। उसके लहजे में गहरी शर्मिंदगी थी। चलो कोई बात नहीं, मैंने फराग दिली का मुजाहरा किया, आइंदा ख्याल रखना। लेकिन डेनिस, एक बात ने मुझे सुबह से परेशान कर रखा है, वो उलझन अमेज अंदाज में बोली। वो क्या? मैंने उससे पूछा। कल रात मुझे जिस तरह नींद आई वो मेरे लिए अजीब है। बुलंद नींद आने में क्या अजीब बात हो सकती है? मैं देर से सोने की आदी हूँ और फिर मुझे बिस्तर पर लेटने पर जल्दी से नींद भी नहीं आती। मैं बिल्कुल ही नहीं समझा तुम कहना क्या चाहती हूँ। खैर छोड़ो, मैं शायद तुम्हें ये बात समझा भी नहीं सकती, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी एक कीमती रात ही तो जाया हुई है। अभी बहुत जिंदगी पड़ी है और भी बहुत सी रातें आएंगी। उसके लहजे ने मुझे दहला दिया। उसका मतलब था कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरी सर्द मोरी ने उसका आतिशी शौक बढ़ा दिया था। ये बात अगरचे बायस तशवीश थी, मगर साथ ही उसकी ये इंतहाई कैफियत मेरे लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती थी। मैंने इस वक्त तुम्हें एक खास बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मैंने उसे कहा, बताओ। वो सरापा इश्तियाक बन गई। शायद मैंने तुम्हें बताया हो कि मैंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की है। हाँ तुमने बताया था। फिर आज मैं एक कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने गया था। फिर क्या हुआ? मुलाजमत मिल गई? उसने बड़ी बेताबी से पूछा। हाँ मुझे मुलाजमत मिल गई है। मुबारक हो। वो खुशी से उछल पड़ी। इस खुशी में मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। पूरी बात तो सुन दो। मुलाजमत तो मुझे मिल गई है, मगर उसके लिए मुझे इसराइल से बाहर काम करना होगा। ओह, वो अचानक ही मुरझा गई। फिर तुमने क्या फैसला किया? उसने लड़ती आवाज में पूछा। मैंने मुलाजमत कबूल कर ली है। मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं ऐसे जालिम बाप से दूर ही चला जाऊं। तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा डेनिस? वो कमजोर सी आवाज में बोली। तुम्हारे बगैर तिल अबीब में मेरा दिल कैसे लगेगा? मैंने दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला किया है, वरना जी तो अब भी यही चाह रहा है कि उन लोगों से मादरत कर लूं। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तुम्हें जाना कहाँ है? मुझे अफ्रीका के मुल्क शी गोराए जाना होगा। शी गोराए? लकी हैरत से उछल पड़ी। हाँ, मैंने बड़ी सादगी से कहा। लेकिन तुम्हें हैरत क्यों हो रही है? मेरा ख्याल है डैडी भी शी गोराई में मसरूफ एक कार हैं, मगर इससे पहले तो तुमने मुझे ये बात नहीं बताई थी। डैडी ने भी मुझे नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मम्मी ने किसी वक्त उस इलाके का नाम लिया था जो बाद में मेरे ज़हन से निकल गया था। अब तुम्हारे मुंह से ये नाम सुनकर मुझे याद आ गया कि डैडी भी वही हैं, और मेरा ख्याल है मम्मी से शी गुराए जाने की इजाजत मैं ले लूं। शी गुराए में तुम मुझसे मिलोगे ना? नहीं, मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। तुमको अगर चलना है तो मेरे साथ चलो। तुम वहाँ अपने डैड बहुत डरपोक हो। लकी ने हंस कर कहा, चलो अगर तुम नहीं चाहते तो मैं मम्मी को ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं शी गुराए जा रही हूँ। मैं उनसे कोई और बहाना कर दूंगी। लेकिन शी गुराए जाने के लिए हमें इंतजामात भी तो करने होंगे। बिल्कुल करने होंगे, मैंने कहा। और तुम अभी सोच लो, क्या तुम ये इंतजामात कर सकोगी? तुम मेरी मदद नहीं करोगे डेनिस? उसने हैरत से पूछा। मैं इस सिलसिले में सामने नहीं आ सकता। कंपनी हरगिज़ ये पसंद नहीं करेगी कि मैं अपनी जिम्मेदारियों में किसी और को भी शरीक करूं। मैं समझ गई। तुम मुतमईन रहो, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी। मेरे लिए ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। तुम डैडी को नहीं जानते, वो तिल अबीब की बहुत बड़ी शख्सियत है। उन्हें डिफेंस कॉलोनी में सरकारी रिहाइश का मिल रही थी, मगर उन्होंने आम लोगों के दरमियान रहने को तरजीह दी। उन्होंने सरकारी मुआवजत की पेशकश भी रद्द कर दी। डैडी का मकूला है कि जो लोग खुद को जरूरत से ज्यादा हिफाजती खोल में लपेट कर रखते हैं वही मुसीबत में भी गिरफ्तार होते हैं।
मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे डैडी इतने ग्रेट आदमी होंगे, मैंने हैरान अंदाज में कहा। लेकिन नहीं, मैं बुड़बुड़ाया, गलती मेरी है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम जैसी ग्रेट लड़की के डैडी भी कोई ग्रेट ही आदमी होंगे। उसकी आंखों में अपनी तारीफ सुनकर चमक पैदा होगी। हाँ, वो वाकई ग्रेट हैं और उनके ताल्लुकात भी बेहद वसी हैं। मैं बआसानी सारे इंतजामात कर लूंगी, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तुम अपनी रवानगी के इंतजामात कर लो, फिर हम शी गुराए चलेंगे। लकी बहुत खुश नजर आ रही थी। खुश तो मैं भी था, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ उसका नतीजा क्या निकलेगा। मेरा तिल अभी बहाना बिल्कुल ही रायगा नहीं गया था। इस हद तक कामयाबी कोई कम तो नहीं थी कि ओली बावड़ की बेटी अब पूरी तरह मेरे काबू में थी। ओली बावड़ के बारे में ज्यादा मालूमात अगरचे नहीं हासिल हो सकी थी, ताम जितना कुछ मालूम हो गया था आगे बढ़ने के लिए वही काफी था, वरना गाड़ी बिल्कुल ही ठप होकर रह जाती। उस रोज लकी से रुखसत होने के बाद मैंने एक बुक शॉप से चंद किताबें और नक्शे खरीदे। मैं शी गोराई के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। नक्शों से पता चला कि शी गुराए और गोटे हिल की सरहदें आपस में मिलती हैं। ये देखकर एक गूना सुकून महसूस हुआ। मैं शी गुराए से बासानी गोटे हिल जा सकता था। वहाँ जनरल टेरेस मौजूद था और किसी भी मुश्किल वक्त में मेरे लिए मददगार साबित हो सकता था। जनरल टेरेस को बार बार तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक बार फिर उससे मिलना बेहद जरूरी था। डेनिस की रिहाई की और कोई सूरत भी तो नहीं थी। अगले रोज शाम के वक्त मैं फिर लकी से मिला। मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी मम्मी से शी गुराए जाने की इजाजत हासिल कर ली है। डैडी वहाँ किसी सरकारी काम के सिलसिले में गए हुए हैं और वहाँ जनरल के मेहमान हैं। जनरल बिल शी गुराए के बेहतरीन आदमी हैं। मैं बहुत खुश हूँ डेनिस, बहुत अरसे के बाद तिल लबीब से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, और वो भी तुम्हारे साथ। कितना मजा आएगा। तुमने अपनी मम्मी से ये नहीं पूछा कि तुम्हारे डैडी का क्याम शी गुराए में कब तक रहेगा? मैंने पूछा था, उन्हें बस यही मालूम है कि वो कब से वहाँ गए हैं और अभी काफी अरसे वहीं रहेंगे। वो मुझसे कह रही थी कि अगर मैं चाहूँ तो वो डैडी को मेरी शी गुराए आमद से मुतला कर दें, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि अचानक उनसे मिलकर मैं उन्हें हैरान कर देना चाहती हूँ। उनसे इजाजत हासिल करने के बाद मैंने 2-3 फोन करके मालूमात हासिल की। मेरे कागजात बासानी मुकम्मल हो जाएंगे। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? मुझे रवाना होने में कुछ वक्त लग सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी तैयारियां तो मुकम्मल करूं ताकि जब भी कहो मैं तुम्हारे साथ रवाना हो सकूं। मैं सर को जुम्बश देकर मुस्कुरा दिया। मेरे लिए लम्हा फिक्रिया पैदा हो गया था। मुझे शी गुराए जाने के लिए जवाब भी पैदा करना था और सरकारी महकमों से इजाजत भी लेनी थी। अगरचे डेनिस की हैसियत से मेरे कागजात मुकम्मल थे, लेकिन शी गुराए जाने का जवाब पैदा करने के लिए मगजमारी तो करनी ही पड़ती। आखिर एक तरकीब मेरी समझ में आ गई। अगले रोज मैंने ग्रेस्टोन कंपनी का पता मालूम किया और वहां जा पहुंचा। वहां मेरी मुलाकात मिस्टर लुइस से हुई। मैंने उनसे मालूम किया कि आइंदा ग्रेस्टोन कंपनी में मेरी मुलाजमत बरकरार रहने का कोई इम्कान है या नहीं। दरअसल ग्रेस्टोन के मालिक अरमोशे इस दुनिया में मौजूद नहीं। उनका कारोबार संभालने के लिए सिर्फ उनकी साहिबजादी हैं, जो ज़हनी तौर पर बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गई हैं। चुनाचे अभी बड़े गैर यकीनी हालात हैं। मुमकिन है हुकूमत इसराइल कंपनी को अपनी तहवील में ले ले। बहरहाल गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होने के बाद ही आपकी बात का कोई हतमी जवाब दिया जा सकेगा। गोया मैं अपने तौर पर कहीं आने जाने के लिए आज़ाद हूँ? मैंने उनसे पूछा। जी हाँ, और ये इतला फर्दन तमाम मुलाजमीन को दे दी गई है कि फिलहाल तमाम लोग छुट्टी पर हैं। छुट्टी के दुरानिये का वक्त बाद में तय किया जाएगा। छुट्टी गुजारने के लिए अगर मैं किसी और मुल्क जाना चाहूँ अपनी कंपनी के जरिए, क्या उसके इंतजामात हो सकेंगे? कंपनी के लिए ये मसला नहीं होगा, मिस्टर लुइस ने फराखदाना अंदाज में कहा। आप सिर्फ ये बता दें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैंने मिस्टर लुइस को शी गोराए का नाम बता दिया, जिसे मिस्टर लुइस ने बगैर किसी हुज्जत के कबूल कर लिया था। इस तरह मेरा ये मसला भी हल हो गया था। ग्रेस्टोन कंपनी के दफ्तर से बाहर निकलकर मैं उस जानिब चल पड़ा जहां मैंने अपनी कार पार्क की थी। पार्किंग की जगह ना मिलने के बायस मुझे कार खासे फासले पर पार्क करना पड़ी थी। मैं अभी कार से कुछ दूर था कि अकब से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। अरे ये तुम मुंह गोल्डे, मुझे नजरअंदाज करके कहाँ निकल चले हो? मैं अपने ख्यालों में गुम था। ये आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। उस आवाज को मैं तो पहचान नहीं सका था, मगर मैं उसे देखकर फौरी तौर पर शिनाख्त भी नहीं कर सका। अरे क्या अब पहचानोगे भी नहीं? वो बड़ी बेतकल्फी से बोली। मैं लिली हूँ, लिली आंद्रे। मैं उसकी इस तरह मिलने पर झिंझला गया। मुझे इस वक्त सुकून दरकार था, लेकिन मैंने उस पर अपनी झिंझलाहट जाहिर नहीं होने दी। माफ करना, मैं एक ख्याल में खोया हुआ था, इसलिए तुम्हें फौरी तौर पर पहचान नहीं सका। तुम्हारी टैक्सी कहाँ है? उसने धमाका खेज सवाल किया। फरोख्त कर दी, मैंने बेपरवाही से कहा। इतनी अच्छी टैक्सी क्यों फरोख्त कर दी? वो हैरान होकर बोली।
मेरा जी चाहा उससे कह दूं कि मुझे पागल कुत्ते ने काटा था इसलिए फरोख्त कर दी, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। हंगामी तौर पर रकम की जरूरत पड़ गई थी इसलिए फरोख्त कर दी। फिर अब क्या कर रहे हो? मुलाजमत तलाश कर रहा हूँ, अभी ग्रेस्टोन कंपनी में इंटरव्यू देकर आया हूँ। तुमने मुझसे तो जिक्र किया होता, वो मुतासफाना अंदाज में बोली। मैंने तुम्हें फोन नंबर भी दिया था अपना, मेरा फ्लैट भी तुम देख चुके थे, लेकिन शायद तुमने मुझे किसी काबिल ही नहीं समझा। तुम क्या करती? मैंने दिलचस्पी से पूछा। तुम्हारे लिए रकम का बंदोबस्त भी कर सकती थी और मुलाजमत का भी, तुम्हें अपनी टैक्सी ना बेचनी पड़ती। मैंने हैरान होने वाले अंदाज में कहा, तुम भला इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करती? हैरान कुन बात तो है, मगर हम मजीद गुफ्तगू किसी रेस्तोरां में बैठकर करेंगे। दोपहर के खाने का वक्त भी हो गया है। मैं भी ये सोचकर उसके साथ चल पड़ा। मेरे पास वक्त की कमी तो है नहीं, क्यों ना थोड़ा सा वक्त तफरीह की नजर भी कर दिया जाए। एक रेस्तोरां में पहुंचकर हम आमने सामने बैठ गए। लिली आंद्रे ने खाने का ऑर्डर दे दिया था। तुम इस बात पर हैरान हो रहे होगे कि अगर मेरे पास इतनी बड़ी रकम है तो मैं कार क्यों नहीं खरीद लेती? क्यों, यही है ना बात? उसने पूछा। तुम ठीक कह रही हो, मैंने इतराफ किया। मैं वाकई यही सोच रहा था। तुम मुझे झूठा समझते हो? वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई। हरगिज नहीं, मैं जल्दी से बोला। उसके बावजूद मेरी हैरत अपनी जगह मौजूद है। मेरे लिए यही काफी है कि तुमने मुझे झूठा नहीं समझा। कार की मेरे लिए कोई हैसियत नहीं। मेरे डैडी बहुत अमीर आदमी है, लेकिन उनसे कुछ इख्तलाफात के बायस मैंने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। डैडी मुझे बहुत चाहते हैं। अलहदगी के बाद भी उन्होंने मुझे हर तरह की सहूलतें फराहम करने की कोशिश की, मगर मैंने इनकार कर दिया। आज भी अगर उन्हें ये सिर्फ इल्म हो जाए कि उनकी बेटी को किसी की मदद की जरूरत है तो मुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम तो छुपी रुस्तम निकली, मैंने उससे कहा। ना तो मैं रुस्तम हूँ और ना ही खुद को किसी से छुपाने की कोशिश करती हूँ, उसने बड़ी सादगी से कहा। मैंने अपने लिए तो उनसे कभी मदद तलब नहीं की, लेकिन अगर मेरे किसी मोहसिन को जरूरत हो तो मैं डैडी से किसी किस्म की सिफारिश करने से जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। मेरी अना मेरे किसी मोहसिन पर मुकद्दम नहीं हो सकती। क्या हवाओं में उड़ा रही हो? मैंने बदाइया अंदाज में कहा। कहाँ का मोहसिन और कैसा मोहसिन? तुमने उन दरिंदों के चुंगल से बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने उसकी बात काट दी। ये मेरी आदत है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। हाँ, तुम अच्छे आदमी हो। मदद करते वक्त ये नहीं देखते कि किसकी मदद कर रहे हो। बस तुम्हें ये यकीन होना चाहिए कि जिसकी तुम मदद कर रहे हो वो वाकई मदद का मुस्तहिक है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैं किसी के साथ ज्यादती होते नहीं देख सकता। तुम्हारी गुफ्तगू के अंदाज से मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम मेरी मदद कबूल करने से गुरेज कर रहे हो। मुझे गलत ना समझो, वो उदासी से बोली। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि अपने किसी अमल से तुम्हारे किसी एहसान का बदला चुका सकूंगी। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने उकताए हुए अंदाज में पूछा। मैं तुम्हारे काम आना चाहती हूँ, उसी हवाले से कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। वो तो महज हमारी शनासाई का एक बहाना था, और अब अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी तो इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। तुम्हारे डैडी क्या कारोबार करते हैं? मैंने उससे पूछा। बहुत तवील फहरिस्त है, उसने मुस्कुरा कर कहा। अगर तुम रजामंदी जाहिर कर दो तो तुम्हें अपनी मर्जी की मुलाजमत मिल सकेगी। मैं सोच में पड़ गया। उससे ये कहकर तो फंस ही चुका था कि मुझे मुलाजमत की तलाश है, और अब उससे पीछा छुड़ाने की सबसे उम्दा तरकीब यही थी कि मैं मुलाजमत करने की हामी भरूं, वरना अंदेशा था कि वो यूं ही मुझसे बहस किए जाती। मुलाजमत की नौयत मालूम किए बगैर भला मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने उससे कहा। गोया तुम तैयार हो? वो खुश हो गई। आज शाम मैं अपने डैडी से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी, फिक्र ना करो। उनके पास मुलाजमतों की कमी नहीं। जैसी मुलाजमत तुम चाहोगे वैसी ही मिलेगी। उस मुलाजमत के लिए मुझे क्या तैयारियां करना होंगी? मैंने उससे पूछा। कुछ भी नहीं, बस यहाँ से खाना खाकर मैं तुम्हें अपने फ्लैट ले चलूंगी और शाम को हम इकट्ठे ही डैडी से मिलने चलेंगे। खाने के बाद वो मुझे अपने फ्लैट में ले गई। फ्लैट मुख्तसर सा था, मगर उसकी साइज़ देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तुम्हारी माहाना आमदनी क्या है? मैंने भुखला कर पूछा। वो हंस पड़ी। ये फ्लैट जो तुम देख रहे हो ये मेरे डैडी का है, और ये वो वह सहूलत है जो मैंने कबूल की है, मगर मैं बाकायदा इसका किराया अदा करती हूँ। मैंने एक तवील सांस ली। वो वाकई बाकिरदार लड़की थी। तुम्हारे डैडी से कहाँ मुलाकात हो सकेगी? मैंने उससे पूछा। ये बताना बहुत मुश्किल है। उनकी मसरूफियात इस कदर होती हैं कि उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि कब कहाँ होंगे। फिर उनसे मुलाकात कैसे होगी? देखो, शाम को उनकी तलाश में निकलेंगे। किस्मत ने यावरी की तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। वो चंद घंटे मैंने लिली आंद्रे के फ्लैट में गुजारे। वो बहुत सुलझी हुई लड़की साबित हुई। मुझे इस बात का बुरा लगा कि मैंने उसे भी इब्तिदा में आम लड़कियों की तरह क्यों ट्रीट किया था। शाम को सूरज गुरूब होने के बाद हम फ्लैट से निकले। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? लिली ने मुझसे पूछा।
क्योंकि मेरा इरादा ये है कि पहले खाना खा लिया जाए, फिर डैडी की तरफ चलेंगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमने एक उम्दा से रेस्टोरेंट में खाना खाया। वो बिल अदा करने पर मुसर थी। बड़ी मुश्किल से मैं उसे इस बात पर कायल करने में कामयाब हुआ कि बिल मैं ही अदा करूंगा। इसके लिए मैंने उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसने बिल मुझे ना अदा करने दिया तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। खाने के बाद फिर हम रवाना हुए। इस बार हमारी मंजिल एक आलीशान क्लब साबित हुआ। मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर क्लब को देखा। ये तुम मुझे कहाँ ले आई? तिल अबीब का सबसे बड़ा क्लब है, वो मुस्कुरा कर बोली। ये मेरे डैडी की मलकियत है। ओहो, मैं वाकई हैरान रह गया। मेरे लिए ये अंदाजा करना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि इसी एक जरिए से होने वाली आमदनी हजारों डॉलर योमिया होती होगी। हम यहाँ भी तो खाना खा सकते थे। मैंने उससे कहा, मेरी महदूद आमदनी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इतनी महंगी अयाशी को बर्दाश्त कर सकूं। ओ माफ करना, मुझे ख्याल नहीं रहा था। मैंने खिजालत से कहा, अगर हम यहाँ खाना खाते तो तुमसे बिल ना लिया जाता। यही बात है, उसने कहा और क्लब के दरबान की तरफ मुतवज्जो होगी जो लपकता हुआ हमारी तरफ आया था। लिली ने उसे बड़े हमदर्दाना अंदाज में बात की। दरबान यकीनन उसे पहचानता था। यहाँ दाखिले के लिए कुछ शराइत नहीं है? क्लब के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए मैंने लिली से पूछा। बहुत सख्त शराइत हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स दाखिल नहीं हो सकता जो मिंबर ना हो। मगर मैं तो मिंबर नहीं हूँ। किसकी मजाल है जो तुम्हें रोके? वो बैठ गई। यहाँ के मुस्तकिल मिंबर के साथ भी कोई गैर मिंबर अंदर नहीं आ सकता। लेकिन उसका यह भी मतलब नहीं कि क्लब के मालिक की बेटी या उसके किसी मेहमान को अंदर दाखिल होने से रोका जाए। वो मुझे एक डाइनिंग हॉल में ले गई। खाना तो हम खा कर ही आए हैं। मैंने उससे कहा, हम यहाँ एक काम से आए हैं, क्लब के कवायद और ज़ाबित का एहतराम करने नहीं, लिहाजा हम कहीं भी बैठ सकते हैं। एक बैरा हमारी मेज की तरफ आया और उसने मुदबाना अंदाज में मेन्यू हमारे सामने रख दिए। मैनेजर को भेज दो। लिली ने मेन्यू एक तरफ सिरकाते हुए बेपरवाही से कहा। जी? बैरे का मुंह हैरत से खुल गया। मैंने तुमसे कहा है कि मैनेजर को भेज दो। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? लिली ने सर्द लहजे में कहा। बैरा बुखलाए हुए अंदाज में रुखसत हो गया। यहाँ का मिंबर बनने की क्या शराइत है? बैरे के जाने के बाद मैंने उससे पूछा। बहुत महंगा क्लब है, वो मेरी आंखों में देख कर बोली। मैं अपने पूरे महीने की तनख्वाह से यहाँ एक शाम भी नहीं गुजार सकती। इतला का शुक्रिया। मैंने कहा, यह अंदाजा तो मुझे भी है, मगर तुम गलत समझ रही हो। ये मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ का मिंबर बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ मालूमात हासिल करना चाह रहा था। यूं समझ लो, इसराइल का हर दौलतमंद शख्स इस क्लब का मिंबर बनने का आरज़ूमंद है, लेकिन दौलतमंदी की हैसियत सानवी है। असल में तो मिंबर बनने के लिए कोई बड़ा सरकारी अफीसर होना जरूरी है। मेरे पूरे जिस्म में सिनसनी दौड़ गई। अब मुझ पर लिली की अहमियत पूरी तरह आश्कार हुई। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने उसे पहले इतनी बुरी तरह नजरअंदाज क्यों कर दिया था। अगर उसके बारे में इतनी कीमती और तफसीली मालूमात मुझे पहले रोज से ही हासिल हो गई होती तो आज हालात कुछ और होते। मैंने पिछले दिनों जो वक्त बर्बाद किया था उसमें बहुत से कारामद काम कर सकता था, लेकिन जो वक्त गुजर चुका था उस पर पछताना और अफसोस करना फजूल था। अब तो मुझे मुस्तकबिल के बारे में सोचना था। मुझे मुलाजमत की जरूरत तो थी नहीं, लिहाजा मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि उसके डैडी से नहीं मिलूंगा। शीगोराए जाने का प्रोग्राम इल्तवा में नहीं डाला जा सकता था और इस स्टेज पर लिली के डैडी से भी कोई फायदा उठाना मुमकिन नहीं था, बल्कि उनसे मुलाकात की सूरत में फिलहाल नुकसान ही का इम्कान था। ख्वाह मुख्वाह मेरी पोजीशन खराब हो जाती। क्या सोचने लगे? लिली ने टहुका दिया। कुछ नहीं, मैंने चौंक कर कहा। मैं सोच रहा था कि पता नहीं तुम्हारे डैडी यहाँ मौजूद भी होंगे या नहीं। तेल अबीब में मौजूद हों तो यहाँ जरूर आते हैं और आजकल वो यहीं हैं, मुझे मालूम है। लिहाजा अगर वो अभी तक क्लब नहीं आए हैं तो आएंगे जरूर। और क्लब कब तक खुला रहता है? रात के 2 बजे तक। क्या यहाँ जुआ भी होता है? उसके अंदाज में हिचकिचाहट नजर आई। फिर उसने कहा, हाँ, यहाँ जुआ भी होता है। डैडी से मेरे इख्तिलाफ की एक बड़ी वजह यह भी है कि मैं जुए के कारोबार की सख्त मुखालफत करती हूँ, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ वो जुआ बुरा है जो गैर कानूनी तौर पर खेला जाए। दरअसल डैडी भी वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर बोली, माफ करना, मैं जरा साफ गोई से गुफ्तगू करूंगी। दीगर यहूदियों की तरह डैडी भी सिर्फ दौलत को अहमियत देते हैं और मैं इस चीज की सख्त मुखालिफ हूँ। पैसा कमाने में, दौलत बनाने में कोई आर नहीं, लेकिन ऐसा भी क्या कि आदमी अच्छे और बुरे की तमीज ही खो बैठे। क्या तुम्हारी मम्मी भी यहूदी हैं? मैंने उससे पूछा। हाँ, मम्मी भी यहूदी हैं और मैं भी यहूदी हूँ, उसने तलख लहजे में कहा। लेकिन तुमने ये क्यों पूछा कि इसके लिए मेरे नजरियात यहूदियों से मुख्तलिफ हैं? नहीं, मैं गिड़बड़ा गया। दरअसल मैंने सोचा शायद, खैर छोड़ो, नहीं बताओ, तुमने मम्मी के बारे में सवाल क्यों किया था? वैसे ही पूछ लिया था बाबा, तुम तो पीछे ही पड़ गई।
यहूदियों के नजरियात से हटकर बोलोगी तो कोई क्या सोचेगा? तुम ठीक कह रहे हो, उसने एक ठंडी आह भर कर कहा। मुझे वाकई इस अंदाज में नहीं सोचना चाहिए, मगर मैं भी क्या करूं? जो चीज मेरा ज़हन कबूल नहीं करता उसे कैसे तस्लीम कर लूं? तुम्हारी बात में वजन है, मैंने गुफ्तगू के इस मोड़ से फायदा उठाते हुए कहा, और इसलिए मैं सोच रहा हूं कि फिलहाल तुम्हारे डैडी से ना मिलूं। क्यों? वो चौंक पड़ी। तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? तुमने अपने डैडी के बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि उनके कारोबार में ऐसे क्लब वगैरह भी शामिल होंगे। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त मेरी जो ज़हनी कैफियत है उसमें तुम्हारे डैडी का सामना करना मुनासिब नहीं रहेगा। क्या मैं ये समझूं कि तुम एक बार फिर मेरी मदद कबूल करने से फरार हो रहे हो? उसने मशकूक नजरों से मुझे घूरा। हरगिज नहीं, बल्कि ये महज वक्ती गुरेज है। एक आध रोज में मैं खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लूंगा तो फिर जरूर तुम्हारे डैडी से मिलूंगा। ओह, मैनेजर आ रहा है, लिली ने कहा। मैंने निगाह उठाकर देखा, वो एक खुशशक्ल और वजीहा आदमी था। हमारी मेज के नजदीक आकर वो एहतरामन झुका और फिर सीधा खड़ा हो गया। खुश आमदीद मिस आंद्रे, बड़े अरसे बाद हमारे क्लब की किस्मत जागी, उसने कहा। अंदाज बड़ा फिदियाना था। डैडी मौजूद हैं? लिली ने बड़े बावकार अंदाज में सवाल किया। इस वक्त वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ लड़की नजर आ रही थी। जी हाँ मिस आंद्रे, क्या मैं उन्हें आपकी आमद की इतला पहुंचा दूं? कोई जरूरत नहीं है, लिली ने खुश्क लहजे में कहा, और हमारे लिए चाय भिजवा दो। मगर ये डाइनिंग हॉल है मिस आंद्रे, मैनेजर बुखलाए हुए अंदाज में बोला। और डाइनिंग हॉल में चाय नहीं दी जाती, यही कहना चाहते हो ना तुम? लिली ने उसे घूरा। जी हाँ मैनेजर, और ज्यादा बुखला गया। तुम ऐसा करो कि चाय की बजाय क्लब के कायदो ज़वाबित की एक कॉपी मुझे भिजवा दो ताकि मैं अपनी यादाश्त ताज़ा कर सकूं, लिली ने तंजिया लहजे में कहा। मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। जाओ जाकर चाय भिजवाओ, लिली गर्राई। हम इस मेज पर चाय पिएंगे। मैनेजर सर पर दौड़ चला। यकीनन वो दिल ही दिल में सर छूट जाने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा होगा। तुमने उस बेचारे के साथ ज्यादती कर दी है, मैंने लिली से कहा। वो बेचारा है? लिली ने आंखें निकाल ली। दीगर यहूदियों की तरह वो भी लालची है। मुझे नफरत है लालची लोगों से। मैं उसे हैरत से देखता रह गया। वो कितने धड़ल्ले से यहूदियों की ज़हनियत को बुरा भला कहे जा रही थी, जबकि वो खुद भी यहूदी थी और एक मैं था जो दरअसल यहूदी नहीं था, मगर मेरी जबान पर मसले तो ने ताले डाल रखे थे। यहूदियों का बहुत बड़ा दुश्मन होने के बावजूद मैं मारे खौफ के जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकाल पा रहा था कि कहीं कोई मेरी तरफ से मशकूक ना हो जाए। ये अंदर का खौफ था। किसी ने सच ही कहा है कि खौफ कहीं बाहर से नहीं आता, वो तो आदमी के अंदर ही होता है। आदमी बाहर से कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अंदर से कमजोर है तो हर लिहाज से लरजता रहता है। अनदेखे अंदेशे और वसवसे उसे हर आन अपनी गिरफ्त में लिए रखते हैं। और अगर कोई शख्स बाहर से कमजोर मगर अंदर से मजबूत हो तो उसे कोई खौफ नहीं होता। उसकी जिंदा मिसाल मेरे सामने मौजूद थी। लिली की जुर्रत की वजह से मुझे उस पर रश्क आने लगा था, लेकिन हर जगह कुछ ज़ाब्ते हैं और हमें इखलाकन उन ज़ाब्तों का एहतराम करना चाहिए। मैंने उसे कहा, जरूर करना चाहिए, लेकिन मुझे इस जगह से ही इख्तलाफ है। यहाँ जुआ खेला जाता है। जुआ खेलना भी इखलाकी जुर्म है। मैं इस क्लब के उसूल की खिलाफ वर्दी करके गोया एक किस्म का एहतजाज कर रही हूँ। बैरा चाय ले आया था। इस बार वो कुछ खौफजदा सा नजर आ रहा था। शायद मैनेजर ने उसे लिली के बारे में बता दिया था और मैं सोच रहा था कि मुझे किसी भी वक्त तल अबीब से शी गुराए रवाना हो जाना होगा, जिसके लिए मुझे रकम का बंदोबस्त भी करना था। उसकी 2-3 सूरतें मेरे ज़हन में थी। एक सूरत तो ये थी कि मैं ग्रेस्टोन कंपनी से रकम ले लेता जो मुझे बआसानी मिल जाती, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि डेनिस को कोई माली नुकसान पहुंचाऊं। उसके जरिए मैंने बहुत फायदे उठा लिए थे, उसके इवज मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। दूसरी सूरत यह थी कि लकी हावर्ड से कहूं कि वो अपने हमरा कुछ रकम ले ले, मगर यह भी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। लकी हावर्ड तो खुद मुझ पर इन्हिसार कर रही थी। ये मुनासिब मालूम नहीं होता था कि मैं उस पर अपनी कोई कमजोरी जाहिर करूं। तीसरी और आखिरी सूरत यह थी कि मैं अपनी सलाहियतों के बलबूते पर रकम हासिल करने की कोशिश करूं, और यही एक सूरत मेरे लिए काबिल कबूल थी। मेरे लिए रकम का उसूल कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं तलाबीब में रहकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे मेरी राह में बिला वजह के मसाइल पैदा हों। लिहाजा रकम के उसूल के लिए कोई ऐसा जरिया इख्तियार करने से गुरेज करना चाह रहा था जिसके लिए मुझे कानून शिकनी का मुर्तकिब होना पड़ता। मैं जर्रा बराबर रिस्क लेने का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका जुआ था, जिसे इस क्लब में सरकारी सरपरस्ती हासिल थी। मैं जुआ खेलकर जो भी रकम जीतता वो मेरा कानूनी हक होती।
तुमने जुए के बारे में सवाल किया था? लिली ने यूं पूछा जैसे उसने मेरे ख्यालात पढ़ लिए हो। क्या तुम भी जुआ खेलते हो? नहीं, मैंने कहा, तुम्हारी तरह मैं भी जुआ खेलने को बुरा समझता हूँ, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं अपनी जरूरत की हद तक खेलने में कोई और भी महसूस नहीं करूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो, वो हंसी। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त मान ली जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि तुमने टैक्सी क्यों फरोख्त कर दी? तुम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जुआ भी तो खेल सकते थे। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और इस वक्त मेरा भी यही हाल था। मैंने उससे एक और झूठ बोला था और अब तक इस जिम्मे में कई झूठ बोल चुका था, और अब एक और झूठ बोलने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। पहले मैंने यही किया। मैंने बड़े सुकून से कहा, जब मैं जुए में हार गया तो मुझे जरूरत पूरी करने के लिए टैक्सी ही बेचना पड़ी। तुम मजाक कर रहे हो? उसने यूं कहा जैसे उसे मेरे जुआ खेलने की खबर सुनकर सख्त सदमा पहुंचा हो। अभी मुझे मजीद रकम की जरूरत है, मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। लिहाजा मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ जुआ खेल सकूंगा? मैं तुम्हें उसका मशवरा नहीं दूंगी, लिली ने बेसाख्ता कहा। मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकोगी। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रही थी। तुम नहीं जानते कि यहाँ मुझे हाँ या नहीं जवाब चाहिए, मैंने हतमी अंदाज में कहा। मैं तशरीहात और वजाहतों में नहीं उलझना चाहता। बिल्कुल खेल सकते हो, वो वसीले लहजे में बोली। मैं बहुत जलील हूँ, पता नहीं कब सुधरेंगी। हर एक से हमदर्दी जिताने बैठ जाती हूँ। अब जल्दी से यह भी बता दो कि यहाँ जुआ खेलने के लिए क्या शराइत पूरी करना पड़ती हैं। जुआ खेलने के लिए टोकन हासिल करने पड़ते हैं। टोकन सिर्फ अमेरिकन डॉलर अदा करके हासिल किए जा सकते हैं। टोकन वापस करने पर भी अमेरिकी डॉलर ही में अदायगी की जाती है। काफी है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा। अब ये बताओ कि जुआ होता कहाँ है? मेरे साथ आओ, लिली ने खड़े होते हुए कहा। वो मुझे मुख्तलिफ रायदारियों से गुजारती हुई एक वसी व अरीज हाल में ले गई। मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई। वहाँ हर किस्म के जुए का जदीद तरीन सामान मौजूद था। कई इकसाम की रोलीट मशीनों के अलावा वहाँ बेशुमार मेज़ें भी थी जो सब की सब भरी हुई नजर आ रही थी। उन सब पर ताश खेले जा रहे थे। हर मेज पर टोकनों के अलावा शराबों के जाम भी रखे थे। जुआ जोरों शोर से हो रहा था और हाल की फिजा धुएं की वजह से कसीफ हो रही थी। मैंने पूरे हाल पर एक तायराना निगाह डाली और पहली निगाह में अंदाजा कर लिया कि वहाँ खेलने वाले अफराद में एक वो जो वाकई साहिब हैसियत मालूम होते थे, और दूसरे वो लोग थे जिन्होंने लिबास तो बहुत आला ज़ेब-तन कर रखे थे, मगर अपने अंदाज़ो एतबार से उनका ताल्लुक आला तबके से नहीं मालूम हो रहा था। मैं समझ गया कि दीगर क्लबों की तरह यहाँ भी क्लब की इंतजामिया ने ऐसे किराए के लोगों का बंदोबस्त कर रखा है जो सीधे साधे लोगों से बेईमानी के जरिए रुपया बटोरते हैं। अब मुझे सही तौर पर अंदाजा हो रहा था कि क्लब की योमिया आमदनी बिलाशुबा लाखों में पहुंचती होगी। यहाँ जुआ खेलने के लिए क्लब का मेंबर होना लाजमी नहीं है, लिली ने कहा। लेकिन पहले तो तुम कह रही थी कि क्लब में दाखिल होने के लिए मेंबर होना लाजमी है, मैंने चौंक कर कहा। मैं ठीक कह रही थी, लेकिन इस मखसूस हिस्से के लिए ये रियायत है कि एक मेंबर अपने हमरा एक आदमी ला सकता है। ठीक है, आओ वापस चले। क्यों, तुम खेलोगे नहीं? आज नहीं, मैंने कहा। फिर क्लब से बाहर आकर मैंने एक टैक्सी रोकी और लिली को उसके फ्लैट पर छोड़कर ग्रेस्टोन के दफ्तर के पास उतर गया। मेरी कार वहीं मौजूद थी जहां मैंने पार्क की थी। कार में बैठकर मैं घर वापस आ गया। अगले रोज सबसे पहले मैंने ग्रेस्टोन कंपनी के दफ्तर का रुख किया। अपना पासपोर्ट और दीगर मुतलका कागजात मैंने मिस्टर लॉइस के हवाले किए और उनसे पूछा कि मेरे कागजात कब तक तैयार हो जाएंगे। मेरा ख्याल है 3 घंटे के अंदर अंदर सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, मिस्टर लॉइस ने कहा। 3 घंटे या 3 दिन? मैंने हैरान होते हुए कहा। ग्रेस्टोन कंपनी की साख बहुत उम्दा है और सरकारी महकमों में हमारा असर और रसूख भी बहुत है, मिस्टर लॉइस ने फखरिया अंदाज में कहा। हमारे किसी काम में कभी ताखीर नहीं होती। तो मैं 1 बजे आ जाऊं? मैंने उससे पूछा। 2 बजे, मिस्टर लॉइस ने कहा। 1 बजे तो लंच टाइम होगा। मैंने सर को इस बाती जुम्बश थी और दफ्तर से बाहर निकल आया। मेरे पास काफी वक्त था, चुनाचे मैंने सोचा कि वक्त लकी आवर्ड के साथ गुजारा जाए। कल उससे मुलाकात नहीं हुई थी और मुझे यकीन था कि वो मुझसे मिलने के लिए बेताब हो रही होगी। मगरबी माहौल की पुरवरदा होने की वजह से वो अपनी हर बेताबी का खुलकर इजहार किया करती थी। उसकी जगह कोई मशरकी लड़की होती तो अपनी बेताबी को छुपाने की भरपूर कोशिश करती। मैं ओलिव आवर्ड के घर पहुंच गया। लकी मौजूद थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ दौड़ पड़ी। कल कहाँ गायब रहे? उसने शाकी लहजे में कहा। मैं रात तक इंतजार करती रही। यहाँ से रवानगी के इंतजामात में बुरी तरह उलझा हुआ था। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें कोफ्त उठाना पड़ी। अपना पता नहीं बताते तो कम से कम फोन ही नंबर दे दो ताकि मैं तुम पर फोन से तो रब्ता कर लिया करूं।
क्यों मेरी जान के दर पे हुई हो? मैंने बुखलाने की अदाकारी करते हुए कहा। डैडी को पता चल गया कि कोई लड़की मुझे फोन करती है तो मेरी खाल खींच कर उसमें भूसा भर देंगे। लकी ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हारी तैयारियां कहाँ तक पहुंची? 2-2:30 बजे तक कागजात मिल जाएंगे, उसके बाद सिर्फ टिकट का मरहला रह जाएगा। गोया हम कल सुबह यहाँ से रवाना हो सकेंगे? लकी खुशी से उछल पड़ी। कल सुबह यहाँ से शीगोराय के लिए एक फ्लाइट रवाना होगी। मैं मालूमात हासिल कर चुकी हूँ, मेरे कागजात तो पहले ही मुकम्मल हैं, सिर्फ टिकट खरीदना बाकी रह गया है। ठीक है, यहाँ से वापसी में मैं तुम्हारा पासपोर्ट लेता जाऊंगा और अपने टिकट के साथ ही तुम्हारा टिकट भी खरीद लूंगा। दोपहर का खाना लकी के घर पर खाने के बाद जब मैं ग्रेस्टोन कंपनी के दफ्तर पहुंचा तो 3 बज रहे थे। मिस्टर लॉइस ने मुझे देखते ही कागजात मेरे हवाले कर दिए। विश यू गुड लक मिस्टर डेनिस, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। कागजात हर एतबार से मुकम्मल थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करके वहां से निकला और सीधा एयरलाइन के दफ्तर जा पहुंचा। अगले रोज सुबह 5 बजे वाली फ्लाइट के 2 टिकट बआसानी मिल गए। हर काम बड़ी सहूलत से हो रहा था। मैंने ओली बाबड़ के घर जाकर लकी का टिकट उसके हवाले किया। अब मैं घर जाकर रवानगी की तैयारियां करूंगा। मैंने उससे कहा, तुम सुबह 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। तुम यहीं आ जाना डियर, उसने बेतकल्फी से कहा। ड्राइवर हम दोनों को एयरपोर्ट छोड़ देगा? नहीं, मुमकिन है डैडी मुझे छोड़ने एयरपोर्ट तक जाने को तैयार हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? उसने बादल नखास्ता हामी भर ली। उससे रुखसत होकर मैं घर वापस आ गया। डेनिस की कार उसकी मखसूस जगह खड़ी करके मैंने उस पर अलविदाई निगाह डाली और फ्लैट की तरफ बढ़ गया। मुख्तसर से सूटकेस में मैंने जरूरी सामान पैक किया और डेनिस की बीवी और डेनिस की दोनों बहनों को चंद माह के लिए खुदा हाफिज कहकर फ्लैट से निकल आया। अब मैं कार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने सुबह के 4 बजे तक मुंह मांगे मुआवजे पर एक टैक्सी एंगेज कर ली। मेरे पास मौजूदा रकम तेजी से जवाब देती जा रही थी। ताम टैक्सी ड्राइवर को अदायगी करने के बाद जो रकम मेरे पास बचती उससे बस लिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में रात का खाना ही खाया जा सकता था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा और टैक्सी में बैठ गया। रास्ते में एक जगह से मैंने लिली आंद्रे को फोन किया। वो फ्लैट पर मौजूद थी। तुम कहीं जाना मत, मैंने उसे अपना नाम बताकर कहा। मैं 1 घंटे बाद तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। एयरपोर्ट पर मैंने सुबह वाली फ्लाइट के लिए सूटकेस एयरलाइन के अमले के हवाले कर दिया। उन्होंने मेरे सूटकेस पर टैग लगाकर एक टैग मेरे हवाले कर दिया। अब मुझे सूटकेस की तरफ से भी बेफिक्री हो गई थी। मैं आजादाना तौर पर लिली के साथ क्लब जाकर रकम बना सकता था। रात का खाना खाने के बाद मैं और लिली क्लब पहुंचे तो रात के 9 बज चुके थे। मेरे पास खेलने के लिए रकम नहीं है, क्या तुम टोकन हासिल कर सकोगी? मैंने उससे पूछा। जितने तुम चाहो, उसने कहा। मैंने सर को इस बाती जुम्बश दी और हम उस हाल में दाखिल हो गए जहां सरकारी सरपरस्ती में वसी पैमाने पर जुआ खेला जाता था। कल की तरह आज भी वहां खासा रश था, मगर आज चंद मेजें खाली भी नजर आ रही थी। मैंने तेजी से हाल का जायजा लिया। एक मेज पर 3 अफराद बैठे फ्लैश खेल रहे थे। उनमें से एक कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी मालूम होता था, जबकि बकिया 2 क्लब के गुर्गे थे। बज़ाहिर वो भी मुअज़्ज़ज़ ही दिखाई देते थे, मगर वो मेरी तजुर्बेकार निगाहों से बच नहीं सके। लिली ने मेरी दिलचस्पी बांप ली किसी और टेबल पर खेलना। उसने दबी दबी जबान से कहा, ये लोग छटे हुए बदमाश हैं, कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बेपरवाही से कहा और उसी टेबल की तरफ बढ़ गया। लिली को भी मेरा साथ देना पड़ा था। तुम टोकन मंगवाओ, मैंने लिली से कहा। 1 मिनट ठहरो, मैं खुद मैनेजर से कह आती हूँ, उसने कहा और वहां से बाहर निकल गई। मैंने नोट किया कि वहां मेजों पर नंबर पड़े हुए थे। जिस मेज की तरफ मैं बढ़ रहा था उसका नंबर 9 था। 9 नंबर मेज पर खेलने वाले उन 2 अफराद ने जो क्लब के गुर्गे थे मेरी दिलचस्पी महसूस कर ली थी और वो मुझे मशकूक निगाहों से देख रहे थे। शायद ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि शिकार कितना तगड़ा है। मैं लिली की वापसी तक उनसे दूर रहना चाहता था, इसलिए मैं दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गया। लिली जल्दी वापस आ गई। मैंने मैनेजर से कह दिया है कि वो $10,000 के टोकन मेज नंबर 9 पर भिजवा रहा है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैंने कहा और हम 9 नंबर मेज की तरफ बढ़ गए। वो दोनों अफराद कुर्सियों से खड़े हो गए। तीसरा शख्स बेताल्लुकी से बैठा रहा। खुश आमदीद जनाब, उनमें से एक ने कहा, तशरीफ रखिए। मैंने और लिली ने बराबर बराबर कुर्सियां संभाल ली। आप लोग शायद पहली बार यहाँ आए हैं, दूसरे शख्स ने कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा लहजा चुभता हुआ था। अगर हमारा ख्याल गलत नहीं है तो आपको ये बताना जरूरी है कि यहाँ ऊंचा खेल होता है। उसके लहजे में हल्का सा तंज था। अगर हमें ये शुबा भी हो जाए कि यहाँ ऊंचा खेल नहीं होता तो हम फौरन वापस चले जाएं, मैंने वसीले लहजे में कहा। जरा एक बार हमारे टोकन आ जाएं, फिर तुम देखना ये सिलसिला रुकेगा नहीं।
उन दोनों ने मैनीखेज नजरों से एक दूसरे को देखा। उसी वक्त बैरा एक ट्रे में टोकन लेकर आया और उसने ट्रे मेरे सामने रख दी। खेल नई गुड्डी से शुरू होगा, मैंने कहा। जैसे आपकी मर्जी, उन्होंने कहा और बैरे को इशारा किया जिसने कई गुड़ियां लाकर मेरे सामने रख दी। मुझे मालूम था कि इन पैक गुड़ियों के अंदर भी निशान ज़दा ताश होंगे, लेकिन नई गड्डी के इस्तेमाल का एक फायदा ये होता कि उनकी हरकतें मेरी नजर में रहती। मैंने एक गड्डी मुंतखब की और अपने हाथ से उसे खोल डाला। पत्ते उसी तरतीब में थे जिसमें कंपनी से पैक होकर आते हैं। मैंने उनसे पूछे बगैर पत्ते, पैसे और गड्डी कटवा कर 4 अफराद के दरमियान पत्ते बांट दिए। किसी ने कोई एतराज नहीं किया था। मुझे एक एक कार्ड का इल्म था। सबसे बड़े पत्ते उस तीसरे शख्स के पास गए थे। पहला हिंड वो तीसरा शख्स जीता। नतीजतन दूसरी बार पत्ते उसने बांटे। मेरी तमाम तर तवज्जो पत्तों पर मरकूज थी। खेल होता रहा। मैं बेपरवाही से खेल रहा था। मेरे सामने मौजूद टोकनों की ढेरी तेजी से घटती जा रही थी। वो दोनों ही शार्पर थे और मुस्तकिल पत्ते लगा रहे थे, मगर उनकी एक एक हरकत पर मेरी नजर थी। मैंने उन्हें टोका नहीं और ना ही मैंने उन पर यह जाहिर होने दिया कि मैं कुछ समझ रहा हूँ। कभी कभी वो दिखावे के लिए हार भी जाते थे। लिली पर इज़राबी कैफियत तारी थी। वो बार बार पैर बदल रही थी मगर जबान से कुछ नहीं कह रही थी। 12:30 बजे के करीब तीसरे शख्स के सारे टोकन खत्म हो गए और वो मादरत करके उठ गया। उसके जाने के बाद खेल में 3 ही अफराद रह गए थे। मेरे सामने बहुत थोड़े से टोकन बचे थे और वो भी आधे घंटे से ज्यादा मेरा साथ ना दे सके। मेरी निगाह अपनी रेस्ट वॉच की तरफ उठ गई। 1 बज रहा था। क्लब बंद होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया था और मैं 10,000 के खसारे में था। मैंने लिली की तरफ देखा। वो मुल्तजी निगाहों से मुझे देख रही थी। बस या और खेलोगे? उनमें से एक शख्स ने मुझसे पूछा। उसका अंदाज चिढ़ाने वाला था। टोकन और मंगवाओ, मैंने उसकी बात नजरअंदाज करके लिली से कहा। लिली उठकर बेरे के पास गई और उससे कुछ कहकर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सामने फिर इतने ही टोकन मौजूद थे। खेल दोबारा शुरू हुआ। आधे घंटे तक कई हैंड हारने के बाद 1:30 बजे कहीं जाके मैं एक हैंड जीता और गड्डी मेरे हाथ में आई। मुझे मालूम था कि अगर मैंने ये हैंड मिस कर दिया तो मुझे फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। इसी एक हैंड में न सिर्फ मुझे अपने डूबे हुए तकरीबन $12,000 उनसे वापस निकलवाने थे, बल्कि मुझे अपने लिए भी कम अज कम इतनी रकम जरूर जीतनी थी कि मैं शी गुराई में कुछ दिन सुकून से गुजार सकूं। अगर मैं नाकाम रहता तो क्या होता, इसका तसव्वुर भी मेरे लिए लर्जा खेज था। सिर्फ 1.5 घंटे बाद लकी हावर्ड एयरपोर्ट पर मेरी मुंतजिर होगी। बाहर टैक्सी वाला मेरा मुंतजिर होगा जिसे अच्छी खासी रकम अदा करना थी और मेरी जेब में इतनी रकम भी नहीं बची थी कि उसे अदायगी कर सकूं। क्लब की $12,000 की खतीर रकम की अदायगी का मसला अलग था। मैंने धड़कते दिल के साथ पत्ते समेटे और उन्हें फेंट कर गड्डी को काटने के लिए बेल पर रख दिया। गड्डी काटी गई और पहली बार ये इत्तफाक हुआ कि मेरी निगाह चूक गई। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि किसके पास कौन से पत्ते जा रहे हैं। पत्ते बढ़ने के बाद चालें चलने का मरहला शुरू हुआ। शुरू की चंद चालें हस्बे मामूल ब्लाइंड चली गईं। मैं हर चाल डबल कर देता। 4 चालों के बाद उनमें से एक ने पत्ते उठाए। उसके चेहरे के तासरात से मैंने अंदाजा लगा लिया कि उसके पास यकीनन बहुत बड़े पत्ते आए थे। मेरे दिल की धड़कनें मजीद बेतरतीब हो गईं। उस शख्स ने चाल डबल कर दी थी। अगली चाल के बाद दूसरे शख्स ने भी पत्ते उठा लिए। उसने भी अपना चेहरा सपाट रखने की कोशिश की थी, मगर मैंने अंदाजा कर लिया कि उसके पास भी बड़े पत्ते हैं। मेरी बेयकीनी कुछ और बढ़ गई। कुछ अजब नहीं था कि उनमें से किसके पास वो पत्ते होंगे जो मैंने अपने लिए लगाए थे। वो दोनों हर चाल डबल कर देने पर तुले हुए थे। मैं मुसलसल कट दिए जा रहा था और मैं खुद भी हर चाल डबल कर रहा था। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं रहा था। मैं आर पर कर देने पर उतर आया था। गेम इंतहाई सिनसनी खेज हुदूद में दाखिल हो गया था। टोकनों की ढेरियां तेजी से मेज के वस्त में मुंतकिल हो रही थी। मैं अपने पत्ते उठाकर देखने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं था, लेकिन अपने पत्ते देखने से कब तक गुरेज करता। जब मेरे सामने मौजूद आखिरी टोकन भी मेज के वस्त में पहुंच गया तो मैंने धड़कते दिल से हाथ पत्तों की तरफ बढ़ाया। मैं बमुश्किल अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाने में कामयाब हो पा रहा था। इस बाजी पर $20,000 के अलावा मेरी इज्जत भी दाव पर लगी हुई थी। लिली का हाल अलग तबाह था और क्यों ना होता, $20,000 का असल बोझ तो उसी के सर पर था। मैंने पत्ते उठाकर देखे और दफअतन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। 3 इक्के थे। मेरे जिस्म का रुआं रुआं मुसर्रत से शरशार हो गया। मेरी मेहनत रायगान नहीं गई थी और मैंने जो पत्ते लगाए थे वही मेरे पास आए थे। इसका मतलब ये था कि मेरे दोनों हरीफों में से एक के पास 3 बादशाह और दूसरे के पास 3 बेगमें मौजूद हैं। एक ही लम्हे में मैंने अपने पत्तों का जायजा लिया
और उन्हें वापस मेज पर रख दिया। मुझ पर 3 अफराद की निगाहें मरकूज थी। उनमें से 2 तो मेरे उरीफ थे और तीसरी लिल्ली आंद्रे थी, जिसकी मेहरबानी से मैं उस वक्त न सिर्फ वहाँ मौजूद था बल्कि मुझे खेलने का मौका भी मिला था। मेरे दोनों उरीफों की नजरें मेरे चेहरे पर यूं जमी हुई थी जैसे मेरे तासरात से मेरे पत्तों के बारे में जान लेना चाहते हो, जबकि लिल्ली की नजरों में मेरे लिए कई पैगाम पोशीदा थे। पत्ते मेज पर रखकर मैंने जानबूझकर अपने दोनों उरीफों की तरफ देखने से गुरेज करते हुए लिल्ली को देखा। मैंने अपना चेहरा जज्बात से बिल्कुल आरी कर रखा था। मेरे चेहरे से किसी बात का अंदाजा करना नामुमकिन था, मगर मैं लिल्ली की आंखों में तहरीरी पैगाम बखूबी पढ़ सकता था। उसकी आंखों में इल्तिजा थी कि जितनी रकम डूब चुकी है उस पर फातिहा पढ़ दूं और अब खेल खत्म कर दूं। मैं उसको वहां कोई जवाब नहीं दे सकता था, उसे बता भी नहीं सकता था कि मेरे पास वो पत्ते मौजूद हैं जिनका तोड़ फ्लैश की दुनिया में अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। इन पत्तों की बुनियाद पर तो कोई बैंक भी कर्ज देने से इनकार नहीं कर सकता था। जिसके पास ये पत्ते हों उसे कभी खुद से शो कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो तो बस चालें चलता रहता है, दाव पर लगी हुई रकम में इजाफा करता रहता है। दाव पर जितनी ज्यादा रकम होगी उतना ही इन पत्तों का फायदा होगा। मैं भला लिल्ली को ये सब बातें कैसे बता सकता था? मैं तो उसे कोई इशारा भी नहीं कर सकता था कि 4 आंखें मेरी निगरान थी। मुझे लिल्ली पर तरस आने लगा। मैं जानता था कि उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी का एक तूफान मुइज़न है। वो तो मुझे रेस में दौड़ने वाला एक ऐसा घोड़ा समझ रही थी जिसके मुकद्दर में हमेशा हारना लिखा होता है। उसे क्या मालूम था कि मैं तो दरअसल वो घोड़ा हूँ जो पूरी रेस में सबसे पीछे दौड़ता है और आखिरी मराहिल में अचानक सबको पीछे छोड़ता हुआ खुद अव्वल आ जाता है। टोकन मंगवाओ, मैंने लिल्ली से सपाट लहजे में कहा। मेरे ख्याल में अब खेल खत्म कर दो, लिल्ली ने कहा। उसकी आवाज में खफीफ सी लर्जिश थी। क्लब बंद होने का वक्त भी करीब है, तो क्या ये बादी दरमियान में ही छोड़ दूं? मैंने हैरान लहजे में कहा। क्या फर्क पड़ता है, पहले ही तुम बहुत हार चुके हो। दोनों उरीफ बड़े गौर से हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। उनकी आंखों में दिलचस्पी की चमक थी। उनके पास अपनी आज की शिकस्त को जीत में बदलने का ये आखिरी मौका है और आप इन्हें इस मौके से महरूम कर देना चाहती हैं, उनमें से एक ने कहा। मैंने उसके लहजे में पोशीदा तंज को बखूबी महसूस कर लिया, मगर अपने अंदाजे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मेरे लिए हार जीत की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं, मैंने बड़ी बेपरवाही से कहा। खेल को उसके मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना ज्यादा अहम है। मेरे जवाब से उन दोनों के चेहरे खिल उठे। वो एक ही दाव में बहुत बड़ी रकम जीतने के ख्वाब देख रहे थे, जबकि लिल्ली के चेहरे पर कमजोरी छा गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि मैं खेल खत्म किए बगैर नहीं उठूंगा। वो शिकस्त खुर्दा से अंदाज में उठी और एक वेटर के नजदीक जाकर उससे कुछ कहने लगी। मैंने इसी दौरान हाल पर एक तायराना नजर डाली। हाल की रौनकें दम तोड़ी जा रही थी और अब वहाँ बहुत ही कम मेजें आबाद रह गई थी। वेटर से बात करने के बाद लिल्ली मेज की तरफ पलट आई। मैंने मजीद टोकनों के लिए कह दिया है, उसने बर्राई हुई आवाज में कहा। मैंने सर को इस बाती जुम्बश दी और दाखिली दरवाजे की तरफ देखने लगा। चांद ही लम्हों बाद दरवाजे से जो शख्स हाल में दाखिल हुआ वो क्लब का मैनेजर था। मैनेजर सीधा हमारी मेज की तरफ आया था। यहाँ तो बहुत लंबा खेल हो रहा है, उसने मेज के वस्त में टोकनों की ढेरी की तरफ देखकर मुतहिराना अंदाज में कहा। मैंने टोकन मंगवाए थे, लिल्ली जारियाना लहजे में बोली। वो अचानक ही एक बदली हुई लड़की नजर आने लगी थी। मैनेजर गड़बड़ा गया। मैं दरअसल ये बताने आया था कि 1:45 बजे के बाद मजीद टोकन नहीं दिए जाते, इसलिए आपको जितनी मालियत के टोकन दरकार हो अभी बता दे। आज जब तक इस टेबल पर खेल हो रहा है ये उसूल मुअत्तल रहेगा, लिल्ली ने सर्द लहजे में कहा। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें मजीद जहमत देंगे। मैनेजर के चेहरे पर जलजले के से तासुरात नजर आए। मिस आंद्रे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, लिल्ली गर्राई, दफा हो जाओ। मैनेजर की बेबसी देखने से ताल्लुक रखती थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसके बाद उसने मेरे दोनों उरीफों पर एक कहर आलूद निगाह डाली और मुड़कर तेजी से चला गया। अब मेरे दोनों उरीफों के चेहरे पर भी हैरत के तासरात उभर आए थे। लिल्ली ने जिस अंदाज से मैनेजर से गुफ्तगू की थी उसने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। आप लोग कौन हैं? उनमें से एक ने पूछा। क्या इस सवाल का हमारे खेल से कोई ताल्लुक है? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। मैंने अंदाजा कर लिया था कि मैनेजर उन्हें आंखों ही आंखों में कोई पैगाम दे गया था जिसके नतीजे में अब वो मजीद खेलने से गुरेज करेंगे। नहीं, वो बुखला गया। खेल से भला क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। ये बाजी खत्म हो जाए तो फिर तारुफ भी हो जाएगा। फिलहाल तो खेल पर तवज्जो मरकूज रखो। मजीद टोकन आ गए और मैंने चाल चल दी। मैं चाल दुगनी करना नहीं भूला था, इसलिए कि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अब वो लोग भागने के चक्कर में हैं। मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। मेरे पहले उरीफ ने दूसरे से साइड शो ले लिया था।
उन्होंने एक दूसरे को अपने पत्ते दिखा दिए और मैंने उन दोनों ही के चेहरे पर बेपनाह हैरत के तासरात देखे। 3 बादशाह और 3 बेगमों ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। फिर उस हुरीफ ने पत्ते फेंक दिए जिसके पास 3 बेगमें थी। अब फिर मेरी बारी थी। मैंने इस बार फिर चाल दुगनी कर दी। मेरा हुरीफ मुतज़ब्ज़ब नजर आने लगा। उसके पास खेल जारी रखने का कोई जवाब भी बाकी नहीं रह गया था। अब उसके पास 2 ही सूरतें रह गई थी, या तो वैसे ही पत्ते फेंक दे या फिर चाल से दुगनी रकम के टोकन टेबल के वस्त में डालकर शो कराए। आखिर उसने दूसरी सूरत पर अमल करने का फैसला किया। 3 बादशाह फेंक देने का तो वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने मतलूबा रकम के टोकन बेज के वस्त में डाल दिए। पत्ते शो कर दो, उसने बर्राई हुई आवाज में कहा। साफ मालूम हो रहा था कि उसे अपनी शिकस्त का यकीन हो चुका है। मैंने बड़ी बेपरवाही से पत्ते उलट दिए। 3 इक्के देखकर उन दोनों की आंखें हलकों से उबल पड़ी। चंद लम्हे वो बेयकीनी से पत्तों को देखते रहे। फिर उन्होंने मुझ पर एक कहर आलूद नजर डाली। तुमने बेईमानी की है, मुझसे शो कराने वाला गर्राया। मैं टोकन समेटते समेटते रुक गया। साबित करो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुमने पत्ते लगाए थे। बगैर सबूत के मुंह से कोई बात निकालने से गुरेज करो। मैंने एक वेटर को इशारे से बुलाया और उससे कहा कि वो सारे टोकन कैश करा लाए। ये बेईमानी से जीती हुई रकम तुम आसानी से हजम नहीं कर सकोगे। मुझसे हारने वाले हुरीफ ने धमकी अमेज लहजे में कहा। तुम हद से गुजर रहे हो। मैंने तलखी से कहा, अगर बर्दाश्त नहीं होती तो खेलने क्यों आते हो? तुम भी किन लोगों के मुंह लग रहे हो? लिल्ली ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, आओ चलें। मैंने उन दोनों की कहर आलूद निगाहों को नजरअंदाज किया और लिल्ली के साथ टेबल से उठ खड़ा हुआ। वो मुझे मैनेजर के पास ले जा रही थी। तुमने तो कमाल ही कर दिया, कॉरिडोर में उसने मुझसे कहा। उसकी आवाज खुशी की शिद्दत से कपकपा रही थी। जानते हो वो दोनों शार्पर हैं? मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि इतने आला क्लब में ऐसे 3rd क्लास लोगों का काम क्या है। वो तो शार्पिंग भी ढंग से नहीं कर सकते। हम एक और दरवाजे पर रुक गए। वो मैनेजर के कमरे का दरवाजा था। लिली ने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उसके साथ ही था। मैनेजर इंटरकॉम का रिसीवर वापस रख रहा था। शायद उसने अभी अभी किसी से बात की थी। लिली को देखकर वो बुखलाए हुए अंदाज में खड़ा हो गया। मिस्टर आंद्रे आपके साथी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है, मैनेजर ने लिली से कहा। क्यों? लिली ने तेवरियां चढ़ाकर कहा। मैं क्या बता सकता हूँ, मैनेजर उकलाया। मैंने तो उनकी ख्वाहिश आप तक पहुंचा दी है, लेकिन फिल वक्त डैडी से मुलाकात हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं है। अगर उनकी ये ख्वाहिश है तो मैं उनसे मिल लेने में कोई हरज भी नहीं समझता, मैंने जल्दी से कहा। लिली ने मेरी तरफ देखा, फिर मैनेजर से बोली, पहले मिस्टर डेनिस को इनकी जीती हुई रकम मिलनी चाहिए। अभी यहीं मंगवाए देता हूँ। मैनेजर ने इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया। लिली ने जितनी रकम के टोकन लिए थे वो रकम काट लीजिएगा, मैंने कहा। मैनेजर ने सर को इस बाती जुम्बश दी और इंटरकॉम पर किसी को हदायत देने लगा। मैं और लिली कुर्सियों पर बैठ गए थे। डैडी डेनिस से क्यों मिलना चाहते हैं? लिली ने मैनेजर से पूछा। अगर मुझे मालूम होता तो जरूर बता देता। उन्हें यहाँ मेरी मौजूदगी के बारे में किसने बताया? लिली ने उससे पूछा। शायद दरबार ने बताया होगा। उन्होंने खुद ही मुझसे आपके बारे में दरियाफ्त किया था। क्या पूछा था? आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा कि आप अपने एक साथी के हमरा क्लब में ही तशरीफ रखती हैं। उन्होंने क्लब में आपके मशागल से मुतल्लिक भी पूछा। मैंने वो भी बता दिया। फिर उन्होंने क्या कहा? लिली ने बेताबी से पूछा। आपके साथी के बारे में जानना चाह रहे थे। जाहिर है मैं इनसे वाकिफ नहीं था, लिहाजा मैंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। तो उन्होंने डेनिस से मिलने की ख्वाहिश कब की? अभी जिस वक्त आप मेरे कमरे में दाखिल हुई उसी वक्त मैंने उनसे इंटरकॉम पर ये हदायत वसूल की थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक बावर्दी बेरे ने अंदर दाखिल होकर मोदबाना अंदाज में एक नकरेई तशरी मैनेजर के सामने रख दी। तशरी में अमेरिकी डॉलरों के बड़े बड़े नोट रखे हुए थे। मैनेजर ने तशरी मेरी जानिब खिसका दी। मैंने बड़ी बेपरवाही से नोट उठाकर कोट की जेबों में ठूंस लिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो $20,000 से जायद रकम थी। अब अगर आप पसंद करें तो मिस्टर आंद्रे से मुलाकात कर लें, क्योंकि वो आपके मुंतजिर होंगे। मैनेजर ने पहली बार मुझसे मुखातिब होकर कहा। क्या उनसे बैंड बाजों की गूंज में मुलाकात होगी? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। क्या मतलब? मैनेजर का मुंह हैरत से खुल गया। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है कि वो हैं कहाँ और उनसे मुलाकात के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे साथ आइए, मैनेजर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला। मैं और लिली उसके साथ कमरे से बाहर निकले। कई तवील रायदारियों से गुजरने के बाद हम जिस दरवाजे के सामने रुके वो अपनी लंबाई चौड़ाई के एतबार से किसी हाल का गेट मालूम हो रहा था। मिस लिली के साथ ही मिस्टर डेनिस मुलाकात के लिए हाजिर हैं। मैनेजर ने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा। ठीक है। दरवाजे से आवाज आई। मैंने निगाह उठाकर देखा। दरवाजे के ऊपर
स्पीकर नस्ब था और ये आवाज उसी स्पीकर से उभरी हुई थी। सिर्फ मिस्टर डेनिस ही अंदर आएंगे। मैंने लिली की तरफ देखा, उसकी आंखों से उलझन नजर आ रही थी। शायद वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ अंदर जाए या ना जाए। तुम मैनेजर के ऑफिस में मेरा इंतजार करो, मैंने सरगोशी की। उसने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से इस बात में सारी लाया और मैनेजर के साथ वापसी के लिए पलट पड़ी। उनके वापस होते ही दरवाजा खुल गया। अंदर आ जाइए मिस्टर डेनिस, स्पीकर से आवाज आई। मैं अंदर दाखिल हो गया। वो एक वसी व अरीज कमरा था। फर्श पर नफीस कालीन बिछा था और छत पर कीमती फानूस रोशन नजर आ रहे थे। एक जानब द्यो एकल मेज के हकम में क्रीम कलर के सूट में मलबूस एक मुनहनी सा शख्स नजर आया। मैंने हैरत से पलके झुकाकर इधर उधर देखा और फिर उस शख्स से बोला, माफ कीजिएगा, मुझे मिस्टर आंद्रे से मिलना है। मैं ही मिस्टर आंद्रे हूँ, इस क्लब का मालिक। उसने कहा, बैठो। उसने मेज के सामने मौजूद कुर्सियों में से एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। आंद्रे एक ऐसा शख्स साबित हुआ था जो शख्सियत के एतबार से सिफर था। उसका कद बमुश्किल 5.5 फीट रहा होगा। उसकी जिसामत भी ऐसी नहीं थी जो उसे नुमायां करने का सबब होती। मैं इस बात पर हैरान हो रहा था कि ये मुनहनी सा शख्स किस कदर जहानत का मालिक होगा कि इसने न सिर्फ बेपनाह दौलत कमाई बल्कि तल अबीब के सबसे बड़े क्लब का मालिक भी है, जहां मुल्क के ज़ी-अज़र लोग तफरीह करने आते हैं। तुम हैरान हो रहे होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, आंद्रे ने कहा। लिली ने आपसे अपने इख्तलाफात का जिक्र किया था। मुमकिन है आप मेरे जरिए वो इख्तलाफात दूर करना चाहते हो। ज़हीन भी हो, आंद्रे ने सताइशी अंदाज में कहा। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो गुमगू के आलम में रहने की बजाय अपना ज़हन इस्तेमाल करने के आदी हो। तुमने अपनी महदूद मालूमात की रोशनी में जो जवाब तलाश किया है वो मजबूत तो जरूर है, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। असल वजह कुछ और है। आपकी इस जवाब ने तो वाकई मुझे हैरान कर दिया है, मैंने उनसे कहा। हाँ, मैं लोगों को हैरान करके बहुत खुश होता हूँ। इसे मेरा कम्प्लेक्स कह लो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं और मुझे यकीन है कि आपने मुझे अपने कम्प्लेक्स पर गुफ्तगू करने के लिए हरगिज नहीं तलब किया होगा। आंद्रे की आंखों में शदीद नागवारी नजर आई। गालिबन वो ऐसा लहजा सुनने का आदी नहीं रहा होगा, लेकिन नागवारी का वो तासर लम्हाती था। उसने बड़ी तेजी से खुद को संभाल लिया और उसके ऊँटों पर मुस्कुराहट नजर आने लगी।